तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में। वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम किया कि आज पूरा पाकिस्तान उनका शुक्रगुजार है, बल्कि आने वाली नस्लें भी उनकी शुक्रगुजार होंगी, क्योंकि जितना बड़ा काम उन्होंने किया है वो आपको तभी पता चलेगा जब मैं उनका नाम आपको बताऊंगा। तो जी हाँ, हम बात करने लगे हैं एटम बम के मौजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अगर उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के ऊपर हम नज़र डालें तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भारत के एक छोटे से गांव भोपाल नगर के उर्दू बोलने वाले घराने में पैदा हुए और उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 1 अप्रैल 1936 है। तो अगर मैं बात करूं उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने इब्तदाई 15 साल जो तालीम के हासिल किए वो यूरोप के अंदर किए और यूरोप के अंदर मगरबी बर्लिन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलफुट और हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लेब्यून में अपनी तालीम हासिल करने के बाद वो सन 1976 में पाकिस्तान वापस आ गए। तो हॉलैंड से उन्होंने जो सनद हासिल की वो मास्टर ऑफ साइंस की और बेल्जियम से जो डिग्री उन्होंने हासिल की वो डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की। तो इसी तरह उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम से लेकर आखिरी तालीम तक उन्होंने जो है वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। तो 1 मई 1976 को जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस आ गए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मदऊ किया जुल्फ़कार अली भुट्टो ने और उनके कहने पर उन्होंने पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और इस एटमी प्रोग्राम को करने के लिए जो लेबॉर्ट्री इस्तेमाल हो रही थी वो इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री ऑफ पाकिस्तान हो रही थी। तो बाद अज़ां सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक ने इस लेबॉर्ट्री का नाम चेंज करके डॉक्टर A.Q. खान लेबॉर्ट्रीज रख दिया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से ही वो आज भी जानी जाती है। तो ये अदारा यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, यानी कि यूरेनियम की अफजूदगी की वजह से जाना जाता है। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सन 2000 में किकिस्ट नामी दरसगाह का भी आगाज़ किया और उसका इफ्तिताह किया। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा बात मशहूर है कि हॉलैंड की हुकूमत ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और एक मुकदमा दायर कर दिया कि इन्होंने कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन चुराई है वहाँ से। लेकिन उनका जब केस प्रोफेसर्स ने देखा जो कि बेल्जियम, हॉलैंड और बरतानिया से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने उनको रिहा करने की सिफारिश करते हुए कहा कि ये जो फार्मूला चुराने का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है ये बेसिकली आम किताबों में भी ये फार्मूला पाया जाता है, तो इसमें चुराने वाली कोई भी बात नहीं है और कोई भी इस तरह का उनको और सबूत नहीं मिला जिनकी वजह से वो मुलजिम साबित हो। तो इसलिए उन्हें हॉलैंड की हुकूमत ने बाइज्जत उस केस से बरी कर दिया। तो मई 1998 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भारतीय एटमी प्रोग्राम के मुकाबले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से उनसे इजाज़त तलब की कि वो तजुर्बाती एटमी धमाके करने चाहते हैं। तो बिलाकर उनसे इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने चागी के मुकाम पर चढ़कर कामयाब तजुर्बाती एटमी धमाके किए जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई और पाकिस्तान को उन्होंने एक एटमी पावर तस्लीम कर लिया। और आज भी पाकिस्तान में उस दिन का यौम तकबीर मनाया जाता है और सरकारी दफ्तरों और सरकारी मुलाजमों को उस दिन की छुट्टी भी दी जाती है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इस बड़े कारनामे के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर बाद एटमी सलाहियत रखने वाला इस्लामिक मुल्क बन चुका था और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की हिफाजत को नाकाबिले तस्कीर बना दिया है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के शहजादे उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान को फ्री खाम तेल प्रोवाइड किया जाएगा और काफ़ी देर तक वो प्रोवाइड करते भी रहे। लेकिन मगरबी दुनिया में भोपाल मच गया कि इस्लामी मुल्क ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी तनकीद भी की और इसको कई मुल्कों में इसको जो है वो इस्लामिक बम का भी नाम दिया गया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उसको हंसी से गले लगा लिया। इतनी बड़ी कामयाबियों के बाद भी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो एटमी मवाद को बाहर बेचते हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, तो तब उन्होंने एक तारीखी जुमला भी कहा था। तो इस इल्ज़ाम के जवाब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि भोपालियों के खून में गद्दारी नहीं होती, लेकिन हमारी हुकूमत को उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आया और उनको सारी उम्र के लिए नज़र बंद रखा, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। बेशक वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन इस कौम के वो हीरो हैं, हमारे सेवियर हैं। अगर वो पाकिस्तान को एक एटमी सलाहियत से ना नवाजते तो आज शायद पाकिस्तान जो है वो इस दुनिया में ना होता, इस दुनिया के नक्शे से मिट चुका होता और आज के दौर में हम किसी और मुल्क के गुलाम होते। तो इसी वजह से आज पूरा पाकिस्तान उनका मशकूर है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में ये इल्ज़ाम जो सारे उन पर लगाए गए थे अपने सीने से लगा ली। तो उन्होंने ढेरों कामयाबियों के साथ साथ बहुत ज़्यादा
تمغات بھی ریسیو کیے. تو ان سب تمغات میں سے جو سب سے بڑا تمغہ ان کو ملا وہ حکومت پاکستان کی جانب سے اور جو ان کو صدر پاکستان لغاری صاحب کی جانب سے دیا گیا, اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے, اس کو نشان امتیاز کہتے ہیں. وہ نشان امتیاز بھی ان کو دیا گیا. تو جتنی زندگی انہوں نے نظر بند ہونے کے بعد گزاری وہ پاکستان کی خدمت میں ہی گزاری. بے شک ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا, ان کے لیے کافی ہارڈ رہا, وہ ان کی فیملی کے لیے بہت زیادہ ہارڈ پیریڈ رہا, لیکن انہوں نے تب بھی پاکستان کو مدد کرنے سے یا پاکستان کے لیے ہتھیار بنانے سے کبھی بھی منہ نہیں پھیرا. وہ مسلسل پاکستان کے دفاع کے لیے جدید سے جدید ٹیکنالوجی متعارف کرواتے رہے. تو اگر ہم ان کی وفات کی بات کریں تو 10 اکتوبر 2021 کو صبح 7:04 پر ہسپتال میں ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے, اور ان کی موت کا جو سبب بنا وہ کووڈ بتایا جاتا ہے کہ ان کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو گیا تھا, اور کووڈ-19 کی وجہ سے اسی پیریڈ کے دوران جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور اسی طرح پاکستان نے ایک بہت بڑا اثاثہ کھو دیا, جو کہ شاید ابھی اور زندہ رہتا تو پاکستان کے لیے کیا کیا نہیں کرتا, کیا کیا سپورٹ نہیں کرتا پاکستان کو. لیکن پھر بھی آج پورا پاکستان ان کے کاموں کو, ان کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہے. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. تو یہیں پر ہم اپنے موضوع کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک میں. تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.